नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़ी हस्ती, जिन्हें अक्सर क्या रोजाना ही हम लोग तमाम टीवी चैनलों पर बात करते हुए देखते हैं। ना केवल देखते हैं बल्कि उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। वो है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। त्यागी जी, मैं शुरुआत करता हूं बातचीत की। कल ही जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है दिल्ली में, और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी इस तरह की बैठक होती है जिसमें नीतीश जी शामिल होते हैं या वो दिल्ली में आते हैं, तो मीडिया में खास तरह की खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं कि कहीं नीतीश जी कुछ ऐसा ना कह दें कि राजनीति में भूचाल आ जाए, कहीं वो पलटी ना मार जाए। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन बैठक के बाद जब खबर आई कि संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, तो वही मीडिया कहने लगा कि संजय झा के तो बहुत अच्छे संबंध हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इसका मतलब एनडीए से रिश्ता अटूट रहेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ये एनडीए से रिश्ता कोई आज का नहीं है। एक तो देश में जो गैर कांग्रेसवाद की जो बयार चली थी, उसके दो बड़े नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। और 67 में ये गैर कांग्रेसवाद का नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था जी। जिसके बाद उत्तर भारत के खास तौर से 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, जिसमें जनसंघ था, जिसमें रीजनल पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, इवन कम्युनिस्ट भी थे। तो एक तो इसका ये इतिहास है हमारा जनसंघ के साथ काम करने का। आपातकाल में हम लोग सब लोग जेल में साथ थे। उसके बाद जनता पार्टी बनी, उसमें हम साथ थे, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी वगैरह वगैरह। फिर जनता दल बना, उसको सपोर्ट किया बीजेपी ने बाहर से। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद और उसमें वीएचपी की और फिर जनसंघ की, बीजेपी की जो अति सक्रिय थी, उसको लेकर के थोड़ी हमारे उनके बीच में दूरी बनी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब 14 दिन के बाद वापिस आए प्रधानमंत्री पद से, उनको भी महसूस हुआ और हमको भी महसूस हुआ कि एक ऐसे लचीले गठबंधन की आवश्यकता है जो कांग्रेस के विरुद्ध एक व्यापक मोर्चा बने। कांग्रेस भी कमज़ोर हो चुकी थी, बीजेपी भी बढ़ चुकी थी, लेकिन संख्या बल इसका बहुत कम था। तो तब जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी ने मिलकर के एनडीए बनाया था और जो तकरार के मुद्दे हो सकते थे उनको बाहर रखा। उसमें फिर कामकाज चलते रहे। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब महत्वपूर्ण पदों पर थे। मोदी जी के आगमन के बाद जरूर थोड़ी परिस्थितियां बदली और रिश्तों में भी कई खटास मिठास आती रही, लेकिन कई अवसरों पर जो एनडीए है उसका हम हिस्सा बना रहे। और इस बार तो इतिहास गवाह है कि किस तरह से नीतीश कुमार की उपस्थिति ने, हमारी पार्टी ने वहाँ पे तमाम जो गतिरोध थे उसके विरुद्ध सफलता प्राप्त की। और कल भी नीतीश जी ने कहा, उससे पहले कहा, हम एनडीए का हिस्सा हैं। पूरे चुनाव में भी कहा, कल फिर दोहराया, वापिस जाने का, दाएं बाएं होने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। अच्छा, आपने गैर कांग्रेसवाद की बात की, आपातकाल का भी जिक्र किया। आपके कुछ पुराने साथी जो कांग्रेस के खिलाफ रहे और आपातकाल में जेल भी गए, वो आज बिल्कुल कांग्रेस के साथ गल भैया डाले हुए हैं, जैसे कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश हुए। लालू यादव का भी आज एक बयान आया कि मैं जेल जरूर भेजा था इंदिरा गांधी ने आपातकाल में, लेकिन मुझे परेशान नहीं किया था। तो नहीं, ये बयान उनका इसलिए सही नहीं है। हमारे और लालू जी के नेता थे मुलायम सिंह जी के जॉर्ज फर्नांडिस। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के घोषणा थी कि जिंदा या मुर्दा उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको मारने तक के भी आदेश निर्देश थे और उनके भाई को इतनी यातनाएं दी गई कि उनके नाखून तक निकाले गए। उनके परिवारजनों को ऐसी यंत्रणाएं दी गई, दर्जनों लोग मर गए थे, घर बिछड़ गए थे। हो सकता है लालू जी को पर्सनली कोई दिक्कत ना आई हो, लेकिन जेल में भी कई कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, ऐसे सबूत मिले हैं। कमीशन के सामने भी लोगों ने, शाह कमीशन के सामने भी लोगों ने गवाहियाँ दी हैं। एक तो मैं उनसे ये डिसएग्री करता हूँ। दूसरा ये है कि मुलायम सिंह यादव इस खतरे को लगातार महसूस करते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। जब सोनिया गांधी जी 272 का मैजिक नंबर लेकर के राष्ट्रपति के पास गई थी,
देश का अकेला नेता था मुलायम सिंह जिसने अपने आप को उससे दूर रखा और श्रीमती गांधी सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। अब राजनीति बदली हुई है, उनके पुत्र अपने पिताश्री के जो बताए हुए रास्ते से उससे दूर हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान है, इससे तो क्या ये नहीं जाहिर होता कि वो बिना कांग्रेस के बिहार में चल ही नहीं सकते आने वाले ये चुनावों सही में? है, ये सही है। और उस समय हम भी उनके साथ थे और आप गवाह हैं। गाजियाबाद में तो 1993 में बड़ा जमावड़ा हुआ बहुत था, बहुत बहुत हुआ। जिसमें लालू जी भी थे, रामकृष्ण हेगड़े थे, एच.डी. देवेगौड़ा थे, अजीत सिंह जी थे, चौटाला जी थे, चंद्रशेखर जी थे, सभी थे। तो उनका जो कार्यकाल रहा जिसके हम भी हिस्से थे, वो इतना वैमनस्य भरा हुआ, इतना घृणास्पद था कि ऊंची जाति छोटी जाति के बीच में बहुत विवाद हो, और एजुकेशन, मेडिसन, सड़क निर्माण, शिक्षा, ये सब गायब हो गई थी। नारेबाजी की पॉलिटिक्स वो करते रहे, जिसके तहत छोड़ करके उनकी अपनी कम्युनिटी को, जनता के सब हिस्से उनसे दूर हो गए। और अब उनकी स्थिति ये है कि अपने बलबूते पे पिछली लोकसभा में उनका एक भी सांसद नहीं था। लालू प्रसाद के कहने पर कभी संयुक्त बिहार में 48 एमपी आते थे, इस बार भी 3 या 4 एमपी बमुश्किल जीत पाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सबको लेकर के वो चुनाव में खड़े होने लायक बचते, लिहाजा कांग्रेस पे उनकी निर्भरता जग जाएगी। अच्छा, जैसा आपने कहा एनडीए से अटूट रिश्ते रहेंगे, ऐसे नीतीश जी भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं त्यागी जी जो जिनको अभी तक केंद्र सरकार मानने के मूड में नहीं है, और आपको उन मुद्दों, उन मांगों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाना है। जैसे कल भी चर्चा हुई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, अग्निवीर की समीक्षा या जातीय जनगणना, तो इसको लेकर क्या कोई रास्ता नहीं, निकलेगा? इसमें ज़्यादा विरोध नहीं है। अच्छा, जब हम प्रधानमंत्री के पास नीतीश कुमार जी ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके गए थे जातिगत जनगणना को लेकर के, उसमें बीजेपी के भी हमारे साथी शामिल थे। इसका मतलब उनकी सहमति थी, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने किसी मौके पे ये नहीं कहा कि मैं जातिगत जनगणना के खिलाफ हूँ, एक। दूसरा, अब जातिगत जनगणना हर राज्य से उठ रही है, अब ये खाली जेडीयू की हमारी मांग नहीं बची। जहाँ तक दूसरे आपने सवाल उठाए, अग्निवीर वाला, राजनाथ जी का वक्तव्य है, इसमें सुन है। चुनाव में जब वो वहाँ जाते थे तो अग्निवीर का सवाल उठता था कि इन सैनिकों में उन सैनिकों में भेदभाव क्यों। मुझे प्रसन्नता है कि राजनाथ सिंह जी ने चुनाव के दौरान भी इस तरह का आश्वासन दिया। उसी को लेकर के मैंने बयान दिया था, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई बेवजह, और अब 4 साल की अवधि को 7 साल की कर दिया गया मेरे बयान के बाद ही। तो ये तो अग्निवीरों के लिए एक पुण्य और बढ़िया काम मेरे जरिए हो गया, मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। और जो विशेष राज्य का दर्जा, देखिए, जब बिहार का बंटवारा हुआ है उस समय जितने भी संसाधन थे सब झारखंड में चले गए। कोल चला गया, माइंस चलेगी, यूनिवर्सिटी चलेगी, रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहर चले गए। और जो विकलांग बिहार है, जो जर्जर बिहार है, वो सारा का सारा रह गया, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और पलायन था। तभी से ये मांग उठ रही है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य के दर्जे में क्या है कि केंद्र सरकार की तरफ से 80% सहायता होगी और 20% राज्य बर्दाश्त करेगा। कोई बिहार में क्यों उद्योग लगाना चाहेगा, क्यों अहमदाबाद में नहीं लगाएगा, क्यों बम्बई में नहीं लगाएगा, क्यों कर्नाटक में नहीं लगाएगा, क्यों चेन्नई में लगाएगा। जब तक यहाँ पर अतिरिक्त सहायता दे करके उन विकसित राज्यों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा होगा, तब तक बिहार में कोई नहीं आएगा। आज बिहारी समूचे देश में राष्ट्र निर्माण के कामों में लगे रहते हैं, अपमानित होते हैं। तो हमारा कहना है कि इसको विकसित राज्य जैसा बनाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए जो कमोबेश विशेष राज्य के दर्जे जैसी हो। तो आपको लगता है इसमें बात बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक है और कई आंकड़े हैं सड़क निर्माण के, शिक्षा विभाग के, अन्य उसके, जिसमें वित्तीय सहायता देने में केंद्र सरकार ने कंजूसी नहीं की है। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव परिणामों की बात करते हैं त्यागी जी, और मैं चाहता हूं आप इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड के नेता के रूप में ना दें, एनडीए के नेता के रूप में ना दें, एक स्वतंत्र रूप से राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दें कि आप इसको किस तरह की तरीके से देखते हैं। 400 की बात करते करते 240 पे आके भाजपा रुक गई,
और कांग्रेस 99 के बाद भी ऐसा शोर मचा रही है, मान लिया चुनाव ही जीत गई है, तो आप इसको एक तटस्थ भाव से कैसे देखते हैं परिणाम? देखिए, पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते तटस्थता रखना बड़ा मुश्किल काम है, जो शर्त आपने लगाई है। लेकिन एक राजनीतिक वर्कर के नाते भी महसूस करता हूँ कि जो 400 पार का नारा था, उसकी व्याख्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गलत तरीके से परिभाषित की कि हम संविधान बदलेंगे, हम कुछ नए काम करेंगे। तो कौशिक जी, जब संविधान बदलने की बात आती है तो समाज का बड़ा तबका ऐसा है जिनको संवैधानिक सुविधाएं नहीं कहता, अधिकार मिले, उनको लगता है वो छीनेंगे। जैसे आरक्षण नंबर 1 जी, ये संवैधानिक व्यवस्था है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट की जजों ने बहुमत से फैसला दिया था कि मंडल कमीशन सही है, लेकिन उन वर्गों को लगता है। तो उत्तर प्रदेश में जो पीडीए बना, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, वो बड़े हिस्से को खींच करके ले गया। बिहार में नीतीश कुमार की उपस्थिति ने उतना नुकसान नहीं होने दिया जितना होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठों के बड़े नेता थे शरद पवार। मराठा आरक्षण को लेकर के एनडीए का जिस तरह का सकारात्मक एटीट्यूड वहाँ होना चाहिए था, उस तरह का नहीं था। मराठों के बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के टिकट पे थे हार गए, और शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना गुट के लोग जीत गए। ऐसा ही झारखंड में हुआ, जो आदिवासी इलाका है। और मुझे प्रसन्नता है कि उड़ीसा की जनता ने एक सकारात्मक एनडीए के पक्ष में फैसला दे करके हमें बहुमत के करीब जाने दिया। अच्छा, जैसा कि इस पश्चात आपने भी कहा गैर कांग्रेस राजनीति के आप केंद्र रहे हैं। मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उस समय जब आप सांसद थे 89 में, उसके बाद राज्यसभा में भी रहे, तो इतने तल्खी ज़्यादा दिखाई नहीं देती थी। अब तो ये लगता है जैसे एक दूसरे के कपड़े फाड़ने को सदन में सब लोग ये दुर्भाग्य, तो इसको आप, मुझे लगता है इससे राष्ट्रीय ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र इसका नाम नहीं है। लोकतंत्र का पहला नाम है असहमति जी। इसमें न ईर्ष्या है, न विद्वेष है, न प्रतिस्पर्धा है, न बदला है। मैं अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से होकर के आ रहा हूँ। एक बार कंजर्वेटिव पार्टी शासक दल में थी और वो एक अच्छा बिल लेके आती है, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कंजर्वेटिव पार्टी के दर्जनों सांसद गायब। जो विपक्षी पार्टी है लेबर पार्टी, उसको लगता है यार बिल तो अच्छा है, लेकिन पार्टी हमारी अच्छी है। लेकिन वो लोकतंत्र की महत्ता को और उसके सम्मान को रखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के उस बिल को समर्थन देते हैं, जो यहाँ संभव नहीं है। यहाँ ये मान के चलते हैं रूलिंग पार्टी जो कर रही है वो सब गलत कर रही है, और विपक्ष जो कह रहा है वो सब गलत कह रहा है। तो जब तक इस तरह की प्रतियोगिता होगी, देखिए संसद में भी इतने अवरोध पैदा हो रहे, इतने पहले कभी नहीं होते थे। मुझको ज़माना याद है, अटल बिहारी वाजपेयी 77 में विदेश मंत्री बने। भारत में, स्वतंत्र भारत में विदेश नीति के जो निर्णायक निर्माता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति डाली। उनके साथ चाउमिन एनक्रुमा, सुकार्नो और नासर, टीटो, ये सब लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। तो वही देश की आज तक भी विदेश नीति चली आ रही कि हम किसी गुट के हिस्से नहीं होंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से देखा 2 दिन बाद जवाहरलाल की फोटो गायब है। अटल जी ने पूछा, भाई इसको किसने हटाया? इसको जहां हटाया वहीं लगाओ। वो देश करा कि सरकारें बदली हैं, लेकिन विदेश नीति जो की त्यों है, जो पंडित नेहरू ने रखी थी। तो वो परंपराएं, वो माहौल में कुछ कमी आई है। मैं किसी एक को दोष नहीं देना चाहता। मेरी इच्छा ज़रूर है कि जो पहले जैसा वातावरण है, हंसी का, विनोद का, असहमति का, वो बना रहे। इसका स्थान हिंसा, विद्वेष, नफरत ये ना रहे। अच्छा, एक चीज़ और देखने को आ रही है, आजकल हिंदू मुस्लिम को ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। आप जब जनता दल से एमपी चुने गए थे, तब भी ये धारा थी, आप हिंदुओं के प्रोग्रामों में भी जाते थे, मुसलमानों में भी जाते थे, लेकिन अब तो जैसे लाइन से और ये दरार बढ़ती दिखाई दे रही है राजनीतिक तौर पे। देखिए, जिन परंपराओं में मैंने राजनीति शुरू की थी, वो गांधीवादी परंपरा है। गांधी जाते हैं जब सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें गुलाम भारत है और रियासतों में बटा हुआ है। हिंद राष्ट्र का कहीं जिक्र नहीं है, हिंदू की तो बात छोड़ दो।
जो राजे रजवाड़े हैं वो वहाँ जाते हैं, कहते हैं मैं बीकानेर राज्य से आया हूँ, मैं उदयपुर से आया हूँ, मैं कोयम्बटूर से आया हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। जब अंबेडकर जाते हैं मीटिंग में तो बोलते हैं मैं दलित राष्ट्र की तरफ से आया हूँ। और जिन्ना कहते हैं कि आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स। एक आवाज़ है महात्मा गांधी की जो कहती है कि आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशन। तो मैं तो उस परंपरा का हूँ। और जो मुसलमान 1947 में जिन्ना को छोड़ करके भारत में रहे, वो गांधी की जीत थी और जिन्ना की हार थी। उसको उस भावना से लेना चाहिए। रोज़ घुसपैठिए कहना, रोज़ पाकिस्तान के दलाल कहना, ये हमारी जो सच्ची भारतीयता जो गांधीवाद है उसके खिलाफ है। मुझको याद है जब मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान तो गांव में, हमारे पश्चिमी यूपी के गांव में जो हमारे पुरखे थे उनको रोकते थे कि मत जाओ। उसने कहा नहीं, हमारे धर्म का, मज़हब का, फलां का, टिका का क्या होगा। तब गांधी ने भी कहा था, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी लाल किले से ऐतिहासिक स्पीच है कि लौट आओ, यहाँ तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, यहाँ तुम्हारा ताजमहल है, यहाँ तुम्हारी लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, सब कुछ और जो गंगा जमनी तहजीब है जिसके पानी से आप वज़ू करते थे वो यहाँ है। तो उनकी आवाज़ सुन के लाखों लाख मुसलमान लौट आए थे। उनका दिल तोड़ने का कोई प्रयास करने का हमें हक नहीं। अच्छा त्यागी जी, एक और पार्टी का उदय अभी कुछ वर्षों पहले हुआ, कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ, आम आदमी पार्टी। क्योंकि आप दिल्ली में आपका बहुत समय गुजरता है, तो आपको क्या लगता है ये कहीं अपने रास्ते से भटकी हुई दिखाई नहीं दे रही? जिन मुद्दों को लेकर आए थे ये आंदोलन से और धरने प्रदर्शन से इस पार्टी का जन्म हुआ, और अब भ्रष्टाचार के आरोप में कितने लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इनके धरनों में शामिल हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। जी, उस समय था भी नहीं। उस समय ने था नहीं। लोकपाल बिल पास करो, ये अन्ना की शर्त थी, और भारत सरकार ने उस समय ने काफ़ी सम्मान दिया। लेकिन केजरीवाल जी और उनके कुछ मित्रों ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। पॉलिटिकल पार्टी के संचालन की कुछ शर्तें हैं जिसमें धन वसूली पहला है। वो उस जाल में फंसे, और जिस पुण्य काम में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने सिंहनाद किया था, अब उसी में फंसे। तो एक बड़ा सफल प्रयोग, हालांकि वो परंपरागत राजनीति के हिस्से नहीं थे, वो सड़कों पे बगैर दफ्तर के बनी हुई पार्टी थी, जो भारत के इतिहास में पहली घटना थी। इसलिए वो असफल भी इसलिए जल्दी हो गई। आप 100% छुआछूत पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं बरत सकते। अच्छा, एक सवाल अब मैं गाजियाबाद को लेकर भी करना चाहता हूँ। आप भी यहाँ के एमपी रहे, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि गाजियाबाद के लिए कुछ होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया? क्योंकि एनडीए में आप एक प्रभावशाली भूमिका में हैं, कुछ गाजियाबाद के लिए। देखिए, गाजियाबाद में नोएडा, गुड़गांव, सूरत, बड़ौदा, पुणे जैसा, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु जैसा इलाका, राज्य, या राज्य तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्षेत्र बनने की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। एयरपोर्ट इसके करीब है, राजधानी इसके करीब है, उपलब्ध ज़मीन उपजाऊ भी और कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी यहाँ उपलब्ध है। अब कुछ योजना में कहीं कमी खामी रही होगी कि ऊबड़ खाबड़ जो नोएडा है आज वो विश्व की जो स्पर्धा है उसका हिस्सा बना हुआ है, तेजी से आगे बढ़ा। हाँ। और गाजियाबाद जो है वो जस का तस है, और विकास के मामले में भी जैसा होना चाहिए था, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जैसी सड़कें होनी चाहिए थी, जैसे और संसाधन होने चाहिए थे, हाँ, पढ़ाई के जरूर केंद्रों के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ मनमाने तरीके से बच्चों से डिस्प्रपोर्शनेट फीस ली जा रही है, उस नाते जरूर बदनामी। अच्छा, आखिरी सवाल त्यागी जी कि इस नई सरकार में क्या हम आपको किसी नई भूमिका में भी देख सकते हैं? बहुत चर्चा रहती है कि त्यागी जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी इधर मिलेगी, उधर मिलेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी के, सरकार के नहीं, बहुत महत्वपूर्ण पद पे हूँ। मैं पार्टी की विचारधारा को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो जनता दल खड़ा दिखाई देता है, उस रूप में मेरी भूमिका है आइडियोलॉजिकली। और पर मेरा जो मुख्यमंत्री भी और पार्टी भी मेरी जिस तरह की मुझसे सलाह मशवरा करती है एक सलाहकार के रूप में,
वो मैं उपलब्ध रहता हूँ। और जहाँ तक कोई और सरकारी या गैर सरकारी किसी पद प्रतिष्ठा की बात है तो मैं उसके लिए कभी भाग दौड़ नहीं करता। मैं बहुत सामान्य जगह से उठ करके आया हूँ। मेरे पिताजी ग्राम प्रधान भी नहीं थे, मुझको दोनों सदनों में जाने का मौका मिला। आप इतिहास के मेरे गवाह हैं कि बगैर किसी बदनामी के मैं अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने जो मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाई है वो मेरा बहुत बड़ा पद है। बाकी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी कोई भूमिका या कोई पद मेरे लिए तलाश करते तो मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। जी जी जी। नहीं, हमने हमेशा देखा आप इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। तो हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया त्यागी जी। तो मित्रों, आपने देखा आप थे केसी त्यागी जी, जिनका बातचीत करने का अंदाज निश्चित रूप से निराला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। VVIP न्यूज़। नमस्कार।